नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान की बिल्कुल शुरुआती जड़ों में। हाँ, मतलब उस समय में जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जी बिल्कुल, 1773 से 1858 के बीच का वो दौर। हमारे पास भारतीय संविधान, कंपनी शासन का विकास से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज भी हैं। और हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाए थे उस वक्त, जिनका शायद मकसद तो कुछ और ही था। हाँ, पर उन्होंने अनजाने में भारत के भविष्य के शासन की, कह सकते हैं, एक कच्ची रूपरेखा तैयार कर दी। चलिए खोलते हैं इस कहानी को। बड़ा दिलचस्प है सोचना कि लगभग 200 साल पुराने फैसले आज भी कैसे गूंजते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिशों ने अनजाने में ही सही भारत की संवैधानिक व्यवस्था की पहली ईंटें रख दी। हाँ, मतलब इरादा तो नियंत्रण का था, पर नतीजा कुछ और भी निकल गया। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हाँ, ये पहला बड़ा कदम माना जाता है ना। हाँ, ब्रिटिश संसद का कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने का पहला सीरियस एफर्ट था ये। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे। और उनकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब एक कार्यकारिणी परिषद भी बनाई गई। हाँ, जो उनको सलाह भी दे और थोड़ा उन पर कह सकते हैं अंकुश भी रखे। बिल्कुल। और साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। अच्छा, तो ये जरूरत क्यों पड़ी थी वैसे? देखिए, कंपनी के जो अधिकारी थे वो काफी बेलगाम हो रहे थे। अच्छा। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। हाँ। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब लगाम कसनी पड़ेगी। समझ गया। यहीं से वो एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीकृत व्यवस्था की नींव पढ़नी शुरू हुई, जिसका कुछ रूप हमें आजाद भारत के ढांचे में भी बाद में दिखाई देता है। हालांकि तब मकसद सिर्फ कंपनी पर काबू पाना था। हाँ, उस वक्त तो वही था। सही कहा। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या किया? इसने तो कंपनी के जो राजनीतिक काम थे और जो व्यापारिक काम थे उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अच्छा, सेपरेशन कर दिया। हाँ, और इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका क्या काम था? इसका काम था कंपनी के सारे राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर नजर रखना। मतलब ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल और बढ़ गया। तो ये एक तरह की दोहरी सरकार जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। कंपनी चला रही थी दिन प्रतिदिन का काम, पर ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी थी। ये शासन और व्यापार का बंटवारा आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद फिर चार्टर एक्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ। ये क्या थे? ये वो कानून थे जो ब्रिटिश संसद लाती थी। अक्सर हर 20 साल में कंपनी के चार्टर यानी उसके अधिकार पत्र को रिन्यू करने के लिए, और साथ ही उसके कामकाज की समीक्षा भी होती थी। अच्छा, तो जैसे 1813 का एक्ट, इसमें क्या खास था? इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में, वो खत्म कर दिया गया। पूरी तरह से नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब चीजों के लिए दरवाजे खोल दिए गए दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी। और इसी कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत दी। हाँ, और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का रास्ता भी यहीं से खुला। तो ये सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से एक बड़ा मोड़ था। इसका असर तो पड़ा होगा समाज पर। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यापारिक बदलाव नहीं था, इसका असर भारत के सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ना शुरू हो गया था। फिर आया 1833 का एक्ट। ये भी काफी अहम माना जाता है। हाँ, बहुत अहम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पूरे भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बने थे ना? जी हाँ। ये पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सरकार बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम था। और इसी एक्ट में गुलामी खत्म करने की बात भी थी। हाँ, गुलामी खत्म करने का प्रावधान था और भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की बात भी कही गई, मतलब सिविल सेवाओं में। हालांकि वो सिर्फ कहने की बात थी शुरू में, मतलब जमीन पर उतरने में तो वक्त लगा होगा। हाँ बिल्कुल, वो सैद्धांतिक मंजूरी थी एक तरह से, पर उसे हकीकत बनने में समय लगा। लेकिन हाँ, दिशा तय हो गई थी। और फिर 1853 का चार्टर एक्ट, ये आखिरी था शायद इस सीरीज में। हाँ, कंपनी रूल के तहत ये आखिरी चार्टर एक्ट था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी यानी कानून बनाने वाले काम थे और जो कार्यकारी यानी शासन चलाने वाले काम थे, उनको अलग किया। बिल्कुल, एक तरह से एक मिनी पार्लियामेंट जैसी संरचना बनी। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स अलग से जोड़े गए। और सबसे बड़ी बात शायद, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू हुई, ICS एग्जाम्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब दरवाजे कम से कम सिद्धांत में भारतीयों के लिए भी खुल गए थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने बाद में से पास करके दिखाया भी। जी। तो अगर हम इन सभी एक्ट्स को एक साथ देखें,
1773 से लेकर 1853 तक। हाँ। तो हमें भारत के भविष्य के जो प्रशासनिक ढांचे हैं उनके बीज दिखने लगते हैं। जैसे गवर्नर जनरल का पद, जो बाद में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा कुछ रूप लेता है, विधान परिषद जो संसद का एक शुरुआती रूप है, सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका की नींव, और प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित सिविल सेवाएं। इन सब की नींव इसी दौर में रखी जा रही थी। हाँ, और ये कोई एक दिन में बनी या सोची समझी योजना नहीं थी। ये धीरे धीरे विकसित हुई एक व्यवस्था थी जो उस वक्त की जरूरतें और नियंत्रण की इच्छा के हिसाब से बदलती गई। तो कुल मिला के सार ये है कि कंपनी राज के ये कानून जो थे तो एक विदेशी ताकत के अपने नियंत्रण और मुनाफे के लिए, बिल्कुल, पर वो अनजाने में उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं के शुरुआती मॉडल बन गए जिन्हें आजाद भारत ने बाद में अपनाया। हाँ, अपनाया और अपने हिसाब से ढाला, विकसित किया। गजब है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। कैसे वो औजार जो औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए बनाए गए थे, जैसे कानून का शासन, एक केंद्रीकृत प्रशासन, मेरिट पर आधारित भर्ती, वो बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के काम आ गए। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, क्या इतिहास हमेशा सीधी रेखा में चलता है या अक्सर ऐसी विडंबनाओं से भरा होता है जहां नियंत्रण के हथियार ही एक तरह से आजादी के साधन बन जाते हैं? विरासत को अपनाने और उसे बदलने का ये जो पहलू है, ये वाकई गौर करने लायक है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज हम भारत में क्राउन शासन के दौरान, यानी 1858 से 1947 तक जो संवैधानिक विकास हुए, उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी और नोट्स है, तो देखते हैं कि ये कहानी कैसे सामने आती है। शुरुआत करते हैं ठीक 1857 की क्रांति के बाद से। जैसे सब कुछ हम बदल सा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के मतलब महारानी के शासन में आ गया। ये बहुत ही बड़ा मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। और ये वो समय था जिसने एक तरह से भारत के आज के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे की नींव डाली। ये समझना दिलचस्प है कि ये बदलाव आए कैसे और क्यों आए। तो पहला बड़ा कदम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कंपनी गई सत्ता सीधी क्राउन के पास। इंग्लैंड में एक नया पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पहले लॉर्ड स्टैनली थे और भारत में गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगे, है ना? पहले लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत पर ब्रिटेन के सीधे और ज्यादा औपचारिक नियंत्रण की शुरुआत थी। मतलब सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल गया। वो अब लंदन में था। भारत ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। अच्छा, फिर इसके ठीक बाद 1861 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ से चीजें थोड़ी और दिलचस्प होती हैं। इसमें पहली बार ऐसा कहा गया है कि वाइसरॉय की विधान परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नामित किया गया। हाँ, नामित मतलब चुने हुए नहीं, नॉमिनेटेड। हाँ, नॉमिनेटेड। और साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने वो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। जी, जो आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा है, जहां हर सदस्य को अपना विभाग सौंपा जाता है। ये प्रशासन में भारतीयों की बहुत ही कह सकते हैं सीमित भागीदारी की शुरुआत थी, पर शुरुआत तो थी। हाँ, सांकेतिक रूप से तो ये अहम था। और इसी एक्ट ने वाइसरॉय को आपातकाल में अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दी। वो भी काफी महत्वपूर्ण था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1892 में एक और अधिनियम आया। इसमें विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। हाँ, पर बहुत सीमित अधिकार था। सवाल पूछ सकते थे पर वोट नहीं कर सकते थे शायद। हाँ, सही। और फिर आया 1909 का बड़ा सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। इस पर काफी चर्चा होती है। बिल्कुल। 1909 का अधिनियम इसलिए इतना महत्वपूर्ण और विवादास्पद भी रहा क्योंकि इसमें पहली बार धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, खासतौर पर मुस्लिमों के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इसने कहीं ना कहीं भविष्य के विभाजन की नींव रखी। और इसी समय पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय सदस्य बने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अच्छा, फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दुनिया बदली और भारत में भी माहौल बदला। इसके बाद आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे। हाँ, और इसने प्रांतों में एक नई चीज लागू की, द्वैध शासन या डायरकी। डायरकी मतलब दोहरा शासन। हाँ,
कुछ विषय जैसे पुलिस, वित्त वो गवर्नर के पास आरक्षित रहे और कुछ विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वो भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए। और केंद्र में भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका बनी, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। तो ये एक तरह से स्वशासन की तरफ एक और कदम था, पर शायद आधा अधूरा। कह सकते हैं, क्योंकि असली शक्ति, खासकर पैसे का नियंत्रण, वो तो अभी भी गवर्नर और अंग्रेज अधिकारियों के पास ही था। ये व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर शायद, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसे तो कई लोग भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या आधार मानते हैं। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था। इसने प्रांतों से वो द्वैध शासन खत्म किया और उन्हें स्वायत्ता दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक अखिल भारतीय संघ, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव भी था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल हों। लेकिन वो संघ बन नहीं पाया है ना, क्योंकि रियासतें शायद शामिल नहीं हुई। हाँ, वो हिस्सा लागू नहीं हो सका, पर शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ये ढांचा तो आज भी हमारे संविधान में है। और इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। जी हाँ, बर्मा अलग हुआ, सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने और 1937 में एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। और इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस को काफी सफलता मिली थी। बिल्कुल, इसने वाकई स्वतंत्र भारत के शासन की एक तरह से पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। और फिर कहानी पहुंचती है अपने अंतिम मोड़ पर, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसने 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन बना दिया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, हमारी संविधान सभा को अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार मिला और वाइसरॉय का पद भी खत्म हो गया। जी, और इसके साथ ही भारत पर ब्रिटिश संसद का और जो रियासतें थीं उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता का सबका अंत हो गया। ये सत्ता का हस्तांतरण था, शांतिपूर्ण, हालांकि विभाजन के दुखद साये के साथ, पर इसने करीब 90 साल के क्राउन शासन को खत्म किया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें 1858 से 1947 तक, तो क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि कैसे भारत धीरे धीरे संवैधानिक सीढ़ियां चढ़ा। पहले क्राउन का सीधा नियंत्रण, फिर भारतीयों की थोड़ी थोड़ी भागीदारी। हाँ, फिर प्रांतीय स्वायत्तता की तरफ बढ़े और अंत में पूर्ण स्वतंत्रता मिली। ये एक्ट सिर्फ कानूनी कागजात नहीं थे, वे उस समय के भारत के राजनीतिक विकास, बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, स्वशासन की मांग और उन जटिल परिस्थितियों का आईना थे। हर अधिनियम ने पिछले वाले की नींव पर कुछ नया बनाने की कोशिश की, भले ही वो कोशिश हमेशा पूरी तरह कामयाब ना हुई हो। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है, ये सारे बदलाव कानून और प्रशासन के ऊंचे स्तर पर हो रहे थे, लेकिन उस दौर में जो आम भारतीय था, उसके रोजमर्रा के जीवन पर, उसकी आशाओं पर, इन सब संवैधानिक बदलावों का सीधा महसूस होने वाला असर क्या पड़ रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। ये शायद इतिहास को देखने का एक अलग, ज्यादा जमीनी नजरिया है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। देखिए, ये कोई एक दिन या एक इंसान का काम नहीं था, ये एक बहुत लंबी कहानी है। बिल्कुल, एक सफर है जिसमें बहुत सारी बहसें हुई, सहमतियां बनी, असहमतियां भी थीं। हाँ, और इसी सफर को हम आज थोड़ा करीब से देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, संविधान निर्माण, यात्रा और समितियां, उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। मतलब संविधान सभा कैसे बनी, उसने काम कैसे किया, कौन लोग थे, क्या मुश्किलें आईं, ये सब। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये संविधान सभा का जो विचार था, ये आया कहाँ से? देखिए, औपचारिक तौर पर अगर कहें तो ये विचार M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। फिर कांग्रेस ने भी 1935 में इसे अपना लिया। पर असल में जो गठन हुआ ना, वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना। और इसके सदस्य, मतलब कौन लोग थे इसमें, कैसे चुने गए थे? ये बड़ा दिलचस्प है, सीधे जनता ने नहीं चुना था। ओह, हाँ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी ना, उनके सदस्यों ने इनको चुना था। अच्छा। और शुरू में तो आप देखिए 389 सदस्य तय हुए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से भी थे और रियासतों से भी। 389 काफी बड़ी संख्या है। हाँ, पर फिर विभाजन हुआ और ये संख्या घट गई, 299 रह गई। हाँ, वो तो होना ही था।
और सीटों का बंटवारा कैसे था? क्या सब बराबर था? नहीं, सीटें जनसंख्या के हिसाब से थीं। हाँ। और उस वक्त के माहौल के हिसाब से समुदायों के आधार पर भी बटी थीं। मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब बाकी सब। उस समय ये जरूरी समझा गया होगा। चुनाव का तरीका क्या था? वो था आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। इसका मकसद था कि भाई अलग अलग विचारों को, छोटे समूहों को भी जगह मिले, ताकि सबकी आवाज सुनी जा सके। बिल्कुल, एक तरह से। बिल्कुल। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाँ, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो। जी। फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बने। और नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबका तो रोल बहुत ही अहम था। जाहिर है। तो ठीक है, सभा बन गई, सदस्य आ गए, काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 46 में, आजादी से पहले ही। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था 13 दिसंबर 1946, जब पंडित नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एक तरह से संविधान की आत्मा थी। मतलब भारत कैसा देश बनेगा, स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, नागरिकों को न्याय, बराबरी, आजादी मिलेगी, यही बाद में प्रस्तावना का आधार बना। तो इसने एक दिशा दे दी, पर इतना बड़ा काम था संविधान बनाना। इसे करने के लिए काम बांटा गया होगा, समितियां वगैरह? हाँ, बिल्कुल। काम को ठीक से करने के लिए कई समितियां बनाई गई। करीब 22 समितियां थीं, जिनमें से 8 को प्रमुख माना जाता है। 22 समितियां? अच्छा। सबसे जरूरी कौन सी थी? शायद सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। जी। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हाँ। संविधान का मसौदा तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इसी समिति की थी। जितनी भी बहसें हुईं, जो भी सुझाव आए, उनको एक कानूनी दस्तावेज की शक्ल देना, ये इनका काम था। बहुत बड़ा काम था ये तो। और दूसरी कौन सी अहम समितियां थी? और भी थी, जैसे संघ की शक्तियों पर समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, इनके अध्यक्ष नेहरू जी थे। फिर प्रांतों के लिए अलग समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अच्छा, पटेल साहब के पास और भी जिम्मेदारियां थी ना? हाँ, वो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के मामलों की सलाहकार समिति के भी प्रमुख थे। नियमों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समिति थी। मतलब हर पहलू पर अलग अलग टीमों ने काम किया। तो ये सब मिलके काम करते रहे। कितना समय लगा इस पूरे काम में? काफी समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, और इस दौरान 11 सत्र हुए, जिनमें कुल 165 दिन बैठकें चलीं। काफी मेहनत हुई, खर्चा भी हुआ उस समय के हिसाब से करीब 64 लाख रुपए। 64 लाख? और ये तैयार कब हुआ? मतलब कब अपनाया गया? इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1950। हाँ, गणतंत्र दिवस। इस तारीख का क्या कनेक्शन था? इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। अच्छा, पूर्ण स्वराज दिवस। जी, उसी की याद में ये तारीख चुनी गई और भारत एक गणराज्य बना। ये तो हुई पूरी कहानी। पर क्या सब कुछ इतना सीधा साधा था? कोई आलोचना, कोई सवाल नहीं उठे इस पूरी प्रक्रिया पर? हमारे स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, आलोचनाएं भी हुई और उन्हें जानना भी जरूरी है। एक बड़ी आलोचना ये थी कि भाई सदस्य तो सीधे जनता से चुनकर आए नहीं थे। हाँ, वो अप्रत्यक्ष चुनाव वाली बात। तो ये कहा गया कि ये पूरी तरह से प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें समय बहुत लगा और पैसा भी बहुत खर्च हुआ। और कुछ? एक और बात उठाई गई कि इस पर बाहरी प्रभाव बहुत है। मतलब दूसरे देशों के संविधानों की नकल है, खासकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मौलिकता कम है। अच्छा, ये भी एक नजरिया था। हाँ, और ये भी कहा गया कि इसमें वकीलों का दबदबा बहुत था, जिसके कारण भाषा बहुत मुश्किल हो गई, आम आदमी के लिए समझना कठिन है। और शायद कांग्रेस के बहुमत पर भी सवाल उठे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य बहुत ज्यादा थे, तो कुछ ने इसे एक पार्टी का शो तक कह दिया। तो ये कुछ मुख्य आलोचनाएं थीं। ये जानना भी जरूरी है कि इतने बड़े काम की समीक्षा तो होती ही है। हाँ, और इन आलोचनाओं में कुछ बातें सोचने लायक भी हैं, लेकिन हमें उस वक्त के हालात को भी ध्यान में रखना होगा। ये बहुत मुश्किल काम था जिसे उन्होंने पूरा किया। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, इस पर थोड़ी बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल, इसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, उसका परिचय पत्र। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि इतने कम शब्दों में इतनी गहराई कैसे है। सही बात है। शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये एक तरह से ऐलान है। हाँ, ये ऐलान है कि संविधान की सारी शक्ति वो जनता से आती है, पॉपुलर सॉवरेंटी जिसे कहते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस प्रस्तावना के जरिए समझें कि भारत का सपना क्या है, इसके मूल विचार क्या हैं। चलिए देखते। तो प्रस्तावना बताती है कि भारत कैसा देश होगा। इसमें कुछ बहुत दमदार शब्द हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन। हाँ, इसका मतलब सीधा है कि भारत अपने फैसले, चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, वो खुद लेगा। बिल्कुल, किसी और देश का कोई दबाव नहीं, पूरी तरह आजाद। एकदम। फिर आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। यस। ये शब्द दिखाता है कि लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक बराबरी का है। हाँ, समानता लाना। और इसके ठीक बाद है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। सेक्युलर मतलब राज्य यानी सरकार, उसका अपना कोई खास धर्म नहीं होगा। नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर देखेगा, सम्मान देगा। और नागरिकों को पूरी आजादी होगी अपना धर्म मानने की। यहीं पर एक जरूरी बात है शायद। हाँ बिल्कुल, बात यह है कि ये जो दो शब्द है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। अच्छा। हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और इसी संशोधन ने राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता शब्द भी जोड़ा था। राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा। तो ये बाद में जोड़े गए। ये तो काफी रोचक बात है। क्या उस वक्त इनको लेकर काफी बहस हुई थी? क्योंकि आजकल भी इन पर काफी चर्चा होती है। हाँ देखिए, बहस तो हुई थी। ये शब्द जोड़ना उस समय के राजनीतिक माहौल का भी हिस्सा था और इस पर अलग अलग विचार थे, और आज भी है। कुछ मानते हैं कि ये संविधान के मूल भाव को और स्पष्ट करते हैं, कुछ को लगता है कि ये राजनीतिक ज्यादा थे। बहस तो चलती रहती है इस पर। समझ गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक और गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द भी हैं। हाँ, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और गणराज्य मतलब देश का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होगा, वंश के आधार पर नहीं। हाँ, ये हमारे लिए आजकल बहुत सामान्य लगता है, पर ये बड़ी बात है। दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि भारत क्या है। अच्छा। बल्कि ये भी कि भारत क्या हासिल करना चाहता है। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। हाँ, उद्देश्य पहला है न्याय, जस्टिस। और ये सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। मतलब समाज में भेदभाव ना हो, सबको आर्थिक मौके मिले और राजनीति में सबकी आवाज हो। बिल्कुल। फिर दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, लिबर्टी। सोचने की, बोलने की आजादी, अपना विश्वास, धर्म चुनने की, पूजा करने की आजादी। ये तो बहुत अहम है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। तीसरा है समानता, इक्वालिटी। कानून के सामने सब बराबर और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। हाँ, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। और चौथा और शायद सबसे अहम, बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, उसका सम्मान हो और साथ ही देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। ये सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का सपना दिखाते हैं। ये सुनने में तो बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं, मतलब बहुत महान विचार है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द है या इनका कोई कानूनी वजन भी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआत में थोड़ी स्पष्टता नहीं थी इस पर, लेकिन 1973 में एक बहुत मशहूर केस हुआ, केशवानंद भारती मामला। हाँ, सुना है इसके बारे में। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट। अच्छा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संविधान की व्याख्या करने में एक गाइड की तरह है। ये संविधान का वो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे संसद भी आसानी से बदल नहीं सकती। ये हमारे संविधान निर्माताओं के इरादे, उनका दर्शन बताती है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि संविधान की नींव का पत्थर है एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आलोचनाएं तो होती होंगी इसकी, हर चीज की होती हैं। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। एक मुख्य आलोचना ये है कि प्रस्तावना कानूनी तौर पर सीधे लागू करने योग्य नहीं है।
नॉन जस्टिशिएबल कहते हैं इसे। मतलब आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जाकर कोई केस नहीं लड़ सकते कि मुझे ये अधिकार नहीं मिला। अच्छा, तो कुछ लोग इसे महज एक नैतिक घोषणा या एक राजनीतिक घोषणा पत्र मान लेते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, वो जो 42वें संशोधन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उन पर आज भी बहस होती है। हाँ, होती है। आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या ये शब्द भारत की जमीनी हकीकत से मेल खाते थे या क्या इन्हें जोड़ने से संविधान का मूल चरित्र बदला। और कुछ का ये भी मानना है कि न्याय, समानता जैसे आदर्श ये काफी बड़े और अमूर्त हैं, इन्हें असलियत में उतारना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। इतने बड़े और विविध देश में इन ऊंचे आदर्शों को पूरी तरह से लागू करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन इन सारी बहसों और आलोचनाओं के बावजूद मुझे लगता है कि प्रस्तावना की अहमियत कम नहीं होती है। ये उन मूल्यों का प्रतीक है जिन पर हम एक देश के तौर पर खड़े होना चाहते हैं, है ना? सही कहा आपने। ये एक दिशा दिखाती है, एक वादा है जो हमने, भारत के लोगों ने खुद से किया है। एकदम सही। ये एक लक्ष्य है, एक निरंतर चलने वाला प्रयास है। और शायद यहीं से हमें आज के लिए एक आखिरी सवाल मिलता है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि प्रस्तावना में जो ये महान आदर्श लिखे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये आज हमारी असल जिंदगी में, हमारे समाज में कितने नजर आते हैं, कितने साकार हो पाए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।